डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिविक्स का 4th लेसन जाति, धर्म और लैंगिक मसले पर पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ हम सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। ये हैं लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। ये असमानताएं कैसी हैं, किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है। राजनीति के परिणाम सामाजिक विभाजन की स्थिति पर निर्भर करता है। उसके 3 सामाजिक अंतर के विषय में बात करेंगे जो सामाजिक विभाजन के रूप ले सकता है। सामाजिक असमानताएं समाज में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में विद्यमान होती हैं। ये राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। सामाजिक विभाजन और भेदभाव उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारकों में 3 कारक महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। लिंग, धर्म और जाति। किसी भी समाज में ये अवश्य विद्यमान रहते हैं और समाज की राजनीति को प्रभावित करते रहते हैं। आइए हम अपनी बात की शुरुआत लैंगिक असमानता से करते हैं। लैंगिक असमानता स्त्री और पुरुष का केवल लैंगिक विभाजन नहीं है। इसका आधार दोनों के बारे में प्रचलित मान्यताएं और पहले से निर्धारित सामाजिक भूमिकाएं हैं, जैसे धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, जाति और राजनीति। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। समाज में प्रारंभ से ही लड़के व लड़कियों के कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। परिवारों में ही श्रम का लैंगिक विभाजन दिखाई देता है। औरतों को गृहस्थी चलाने तथा बच्चों के पालन पोषण तक सीमित कर दिया जाता है तथा घर से बाहर के कार्य व आमदनी जुटाना पुरुषों के कार्य में आता है। ऐसा नहीं कि वे एक दूसरे के कार्यों को नहीं कर सकते। अधिकांश दर्जी व होटल के रसोइये पुरुष होते हैं और अधिकांश महिलाएं भी घर के बाहर के काम करती हैं। शहरों में कोई गरीब स्त्री मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का कार्य करती है। वहीं अधिकतर मध्यवर्गीय महिलाएं अपने घरेलू कार्य के अतिरिक्त आमदनी के लिए विभिन्न कार्यालयों व कंपनियों में लेकिन समाज में उनके कार्य को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। श्रेय और वेतन की तुलना में वे पुरुषों से पीछे रह जाती हैं। वस्तुतः सामाजिक श्रम विभाजन के कारण औरतें घर तक ही सीमित रह गईं और पुरुषों ने बाहर के सार्वजनिक जीवन पर नियंत्रण कर लिया। कुल जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएं हैं, लेकिन राजनीति व सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका सीमित है। पहले केवल पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने व चुनाव लड़ने की अनुमति थी। महिलाओं को ऐसा कोई अधिकार नहीं प्राप्त था। आगे चलकर विश्व के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा महिलाओं के अधिकारों की मांग की गई। इससे महिलाओं को वोट देने के अधिकार के साथ साथ सामाजिक व राजनीतिक विकास करने का अवसर प्राप्त हुआ। शिक्षा व रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। महिलाओं के विकास के लिए होने वाले आंदोलनों में सार्वजनिक जीवन में भी बराबरी की हिस्सेदारी की मांग की गई। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जो आंदोलन बनाए गए उन्हें नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और विकास के लिए की गई मांग ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका में वृद्धि की। वर्तमान में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्री, कॉलेज शिक्षक जैसे पेशों में भी हम महिलाओं की काफ़ी संख्या देखते हैं, जबकि पहले इनकी संख्या बहुत कम होती थी। कुछ देशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार अवश्य हुआ, लेकिन अभी भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत पीछे हैं। इसका कारण है भारतीय समाज का पितृ प्रधान होना। पितृ प्रधान का अर्थ क्या है? इसका प्रयोग स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व प्रदान करना या अधिक शक्ति देने वाली व्यवस्था को ही पितृ प्रधान व्यवस्था कहा जाता है। भारत में महिलाएं आज भी भेदभाव से पीड़ित हैं। महिलाओं की साक्षरता पुरुषों की साक्षरता से बहुत कम है। महिलाओं की साक्षरता का दर अभी 54% और पुरुषों में 76% है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या भी उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगह पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो
कम भी नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों के बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। आप इस मानचित्र को देखिए, इसमें जो लाल चिन्ह है वह लड़कियों की संख्या को दर्शाता है, और जो हरे रंग के सब मानचित्र में आपको दृष्टि दिख रही है, ये पुरुषों को या लड़कों का अनुपात है। लिंग अनुपात। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसकी मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है। साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। इस बात में कोई संदेह नहीं कि समाज में महिलाएं भेदभाव से पीड़ित रही हैं, अतः उनके विकास के लिए उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए नारीवादी समूहों व महिला आंदोलनों ने यह माना कि यदि महिलाओं को सत्ता पर नियंत्रण दे दिया जाए तो महिलाओं का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए। भारतीय सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ही सीमित है। इस मामले में भारत का स्थान विश्व के देशों में बहुत नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। यद्यपि महिलाएं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के पद तक भी पहुंच गई हैं, किंतु मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। यदि वास्तव में महिलाओं का शासन में भागीदार बनाना है तो यह आवश्यक है कि निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से कुछ स्थान अवश्य आरक्षित किए जाएं। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों अर्थात पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। लोकसभा व विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटों की मांग की जा रही है। संसद में इससे संबंधित विधेयक भी पेश किया गया है, पर वह अभी तक पास नहीं हो पाया है। सभी राजनीतिक दल इस विधेयक को लेकर एक मत नहीं हो पाए हैं। समाज में विद्यमान लैंगिक विभाजन को राजनीतिक मुद्दा बनाने से स्त्रियों को लाभ होगा। महिलाओं से भेदभाव का मुद्दा राजनीतिक स्तर पर न उठता तो शायद उनको अब तक जो लाभ मिला है वह न मिल पाता। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन सामाजिक विभाजन का एक रूप है। यह वर्तमान में विश्व में व्यापक स्तर पर व्याप्त है। भारत सहित अनेक देशों में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उनकी आराधना पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हैं। ये मान्यताएं राजनीतिक स्तर पर भी प्रकट होती हैं। राजनीति पर धर्म के प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी का मानना था कि धर्म का अर्थ किसी एक वर्ग के धर्म से नहीं बल्कि नैतिक मूल्य से है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए हैं। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं में भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूलक बनाने के लिए इनमें बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है
या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए, जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावना को कोई ठेस न पहुंचे। सांप्रदायिकता, जब एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह के विरोध में खड़ा हो जाता है, तब जब राज्य की सत्ता का प्रयोग किसी एक धर्म को संरक्षण देने में किया जाता है, तब सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न होती है। धर्म केवल एक कारक है, यह किसी भी राष्ट्र का आधार नहीं हो सकता। सांप्रदायिकता का विकराल रूप धारण कर लेती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेषता के दावे का पोषण करने लगती है। ऐसी स्थिति में दूसरे धर्मावलंबियों के विरुद्ध बगावत होने लगती है। सांप्रदायिक राजनीति के मूल में यह धारणा होती है कि धर्म की सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस धारणा के अनुसार एक विशेष धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके हित समान होते हैं और इस समुदाय के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन के लिए महत्व नहीं रखते। साथ ही इनका यह भी मानना होता है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते और न ही विभिन्न धर्म के लोगों की सोच में कोई समानता होती है। विभिन्न धर्मों के हित समान नहीं होने के कारण टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। वस्तुतः सांप्रदायिक विचारधारा एक ही राष्ट्र में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को समान नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। यह चाहती कि अन्य धर्म के अनुयायी एक समुदाय के वर्चस्व में रहें या अलग राष्ट्र का निर्माण करें। यह संभव ही नहीं कि विभिन्न धर्मों के लोगों के हित व आकांक्षाएं समान हो। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति व भूमिका एक दूसरे से अलग है। सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है, अतः एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी अन्य धर्म के संदर्भ में एक समान आंकना अधिकारों का दमन करना है। राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिक आधार पर की गई राजनीति का ही दूसरा रूप है। धार्मिक चिन्हों और धर्म गुरुओं के माध्यम से अपने ही धर्म के लोगों के मन में भय बिठा दिया जाता है। चुनाव के दौरान मतदाता को धार्मिक भावना व हित की बात कर इसे मुद्दा बनाकर राजनीति में प्रयोग किया जाता है। संप्रदाय के नाम पर होने वाली हिंसा, अपराध तथा दंगे सांप्रदायिकता का सबसे भयावह और अवांछित रूप है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। स्वतंत्रता के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता फैली, यानी आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता हिंसा हुई। चलिए पढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष प्रशासन। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत जैसे लोकतंत्र के लिए सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर धर्मनिरपेक्ष प्रारूप मॉडल को अपनाया। धर्म की दृष्टि से भारत अनोखा राष्ट्र है। भारत का अन्य कोई धर्म नहीं है, जबकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों का एक विचारधारा भर नहीं है, यह विचार हमारा संविधान की बुनियाद है। जाति और राजनीति। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है तो दूसरी नकारात्मक और नुकसानदेह। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। जातिगत असमानताएं। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसकी एक अतिवादी और स्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की समानता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या
मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खानदान का संबंध रहता है। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपनों से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में ही की थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार, रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और इसके लिए काम किया। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत की जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए तो यहाँ हुए बदलाव को देखकर हैरान रह जाएगा। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में भी कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात सामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध है। चलिए हम पढ़ते हैं राजनीति में जाति। सांप्रदायिकता की भांति जातिवाद की भी जाति को सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार मानता है। एक जाति लोग एक जैसे हित वाले लोगों के समुदाय का निर्माण करते हैं। इस समुदाय का दूसरी जाति के लोगों के हितों से कोई मतलब ही नहीं होता। राजनीति में जाति विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। राजनीतिक दल, चुनाव के दल, उम्मीदवार चुनते समय चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों के अनुसार ही उनको टिकट दिया जाता है तथा सरकार के गठन के समय विभिन्न जातियों समुदायों के प्रतिनिधित्व का ध्यान भी रखा जाता है। कुछ राजनीतिक दल या उम्मीदवार धार्मिक मुद्दों को उठाकर लोगों का समर्थन और सहानुभूति पाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ राजनीतिक दलों को कुछ विशेष जातियों का हितैषी समझा जाता है। प्रत्येक जाति के प्रत्येक व्यक्ति के पास वोट की शक्ति है। सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार ने सभी को समान स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में राजनीतिक दल राजनीतिक समर्थन पाने के लिए लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। कई बार चुनाव की जातियों का खेल मान लिया जाता है, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं होता। प्रत्येक उम्मीदवार को एक जाति या एक समुदाय से अधिक लोगों का भरोसा प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि किसी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी निर्धारित जाति के लोगों का बहुमत नहीं होता। किसी एक जाति या समुदाय के सभी व्यक्ति किसी एक राजनीतिक दल को वोट नहीं देते, बल्कि कुछ अधिक संख्या में वोट देते हैं। वोट बैंक का अर्थ अधिकतर लोग हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं एक ही जाति के कई उम्मीदवार हो जाते हैं तो कहीं किसी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। सत्तारूढ़ दल की हार जीत से भी यह बात सिद्ध होती है कि यदि केवल जातियों की राजनीति होती तो एक बार जीत के बाद कभी हार नहीं होती। वस्तुतः लोकतंत्र में अन्य कारकों की ही भांति जाति भी एकमात्र कारक है। मतदाता जाति के साथ साथ अपने राजनीतिक दल से भी जुड़ा रखते हैं। एक ही जाति समुदाय अलग अलग दलों को वोट देते हैं। सरकार दूसरों के काम करने के तरीके और नेताओं की लोकप्रियता भी मतदाताओं को प्रभावित करती है। आर्थिक समानता भी एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है, क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच का निर्धारण होता है। जाति के अंदर राजनीति। अभी तक हमने इसी चीज पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपनों से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती। प्रत्येक जाति स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। यही कारण है कि हीन समझी जाने वाली जाति अपने समूह की अन्य जातियों को भी अपने साथ लाने का प्रयास करती है, तो कोई एक जाति सत्ता पर नियंत्रण नहीं कर सकती। इसलिए यह मोल भाव के द्वारा
समुदायों को साथ लेने की जोड़ तोड़ में संलग्न रहती है। अब राजनीति में जाति के अंदर अगड़ा व पिछड़ा जैसी अवधारणाएं उत्पन्न हो रही हैं। सभी दल कभी जाति से तो कभी समुदाय के नाम पर अपना हित साधते हैं। कुछ परिस्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताओं और असमानताओं ने वंचितों के लिए सत्ता में हिस्सेदारी का रास्ता भी बना दिया है। जातिगत राजनीति ने पिछड़े और हाशिए के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। ऐसी स्थिति में निर्णय प्रक्रिया में जन धारणा की भागीदारी का मार्ग सुनिश्चित करने की संभावना बढ़ी है। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी जाति, धर्म और लैंगिक मसले के बारे में पढ़ा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें।